हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। एग्ज़ाम में बहुत कम डेज बाकी है, तो अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा टाइम से इंक्रीज़ कर दो, एफिशिएंसी बढ़ा दो थोड़ा सा, ठीक है। एंड हो सके तो प्रैक्टिकल्स पेपर जल्दी से कवर अप कर लो। स्पेशली जो एलडीआर वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको यही बोलूँगा कि बी एन सी कैटेगरी बिल्कुल मत छोड़ना, बिकॉज एलडीआर का मेन मकसद मेरा है कि आपको बी एन सी कैटेगरी कवर कराना, बिकॉज लाइफ में बुक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो अगर आपने एल से ही बी कैटेगरी कर लिया ना, तो दैट सफिशिएंट। लास्ट टाइम ही 78 मार्क्स का एल से था, वहाँ से 30-40 मार्क्स का बी कैटेगरी ही था। तो सर बी कैटेगरी बिल्कुल मत छोड़ना। सर बी कैटेगरी क्या है, और ऑलरेडी आपके बहुत सारे ऑथर ने बताया होगा, अदरवाइज मैंने एक लिस्ट शेयर की थी टेलीग्राम पे, तो वो चीज़ वहाँ पे वो मिल जाएगा, ठीक है। इस अटेम्प्ट के लिए बी कैटेगरी वो ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया, मेंटरशिप उसमें पास तो ऑब्वियसली बातें होगा। अदरवाइज जो भी एप्लीकेशन पे है उनको फ्री सेक्शन में मिल जाएगा। सर एल आपको बाई करना पड़ेगा, तो बहुत कम टाइम में एटलीस्ट 160-170 क्वेश्चन एल में प्रॉपर ए बी सी कैटेगरी मिला के उसको कंप्लीट कर लो। 5 to 6 दिन जब रिवाइज करोगे वहाँ पे वो बहुत फ्रूटफुल होगा। तो ग्रुप वाइज एल एंड इंडिविजुअल एल ऑलरेडी आपके पास एप्लीकेशन पे है। जो लास्ट डे सपोर्ट बैच में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, 7 डेज बाकी है, बिकॉज 22 से हम लास्ट डे सपोर्ट बैच स्टार्ट करने वाले हैं। सर इसमें है कि लास्ट डे सपोर्ट बैच में बेसिकली एग्जाम से कुछ दिन पहले बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज या एग्जाम का प्लानर, ठीक है, एंड जो भी बहुत सारे क्वेरीज होते हैं उसके रिगार्डिंग मैं रहूँगा आपके साथ, ठीक है। तो पर्सनल मेरा नंबर रहेगा, पर्सनल ग्रुप में ऐड रहोगे, एक कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट रहेगा। सर वहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हो, सब कुछ एप्लीकेशन पे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, एप्लीकेशन में जाके वो चीज़ चेकआउट कर सकते हैं। सर आज हम डिस्कस करने वाले मैंने 5 to 6 चैप्टर में लॉ के इंपॉर्टेंट लिमिट्स की बात कर रहा हूँ, जो कि मैंने आपके लिए आई थिंक 2-3 पेज में निकाल के रख दिया है। तो इसको थोड़ा सा एग्जाम से पहले 10-15 मिनट टाइम लगा के जरूर सुन लेना। इसको हम 10 to 15 मिनट में ही फिनिश करने का ट्राई करेंगे। हर एक चैप्टर का भी है, 6 to 7 चैप्टर मैंने निकाल दिया है, नेक्स्ट वीडियो में 6 to 7 चैप्टर और निकालूंगा। अगर हेल्पफुल रहा आपके लिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईली चांस है कि नवंबर एग्जाम में यहाँ से कुछ ना कुछ रहेगा, लास्ट टाइम भी था। आज जो सर डिस्कस करते हैं हम। सर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आर्बिट्रेशन। सर व्हाट इज आर्बिट्रेशन? आर्बिट्रेशन मैं पढ़ाने ही वाला हूँ, मैं लिमिट्स की बात करूंगा तो थोड़ा स्पीड में जाएंगे। आर्बिट्रेशन बेसिकली अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है। सर सबसे पहले द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स। सर कितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर होते हैं? सर कितने भी हो सकते हैं, बट वो इवन नंबर नहीं होंगे। क्या बोला मैं? बट वो इवन नंबर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आर्बिट्रेशन का जो डिसीजन होगा ना, वो बाइंडिंग और डिसीजन मेजोरिटी बेसिस पे आता है। अगर 4 हो गया तो सर 2 हाँ 2 ना कभी नहीं हो पाएगा। सर 5 है तो 2 हाँ 3 हाँ। इसलिए आर्बिट्रेशन हमेशा क्या होगा सर, इवन नंबर नहीं होगा, हमेशा ऑड नंबर में होगा, चाहे कितना भी हो सकता है, ठीक है। एक स्पेशल पॉइंट मैं आपको दिखाना चाहूंगा अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग, यहाँ पे देख सकते हो मिस है इसमें। सर अपॉइंटमेंट मतलब सर अगर इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होगा, सर इंटरनेशनल डिस्प्यूट मतलब बहुत आराम सुनना, इंटरनेशनल डिस्प्यूट होगा तो सर इंटरनेशनल डिस्प्यूट मतलब कोई बाहर वाला कंट्री एक पार्टी है, कोई एक डोमेस्टिक है, दोनों बाहर वाला कंट्री है, ठीक है। तो वहां पे अगर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन की बात कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, अपील नहीं, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन की बात कर रहा हूँ। अगर इंटरनेशनल मैटर है, अगर पार्टी खुद से नहीं अपॉइंट कर पा रही है, तो पार्टी किसके पास जाएगी? पार्टी जाएगी सुप्रीम कोर्ट के पास। किसके पास जाएगी सर? सुप्रीम कोर्ट के पास। सर अगर डोमेस्टिक मैटर है, तो मतलब मान लो दिल्ली का कोई बंदा है, कोई मुंबई का बंदा है, अगर डोमेस्टिक मैटर है, कोई इंटरनेशनल पार्टीज नहीं है, तो अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन के लिए पार्टी पहले खुद से करेगी, नहीं हो पा रहा है, देन किसके पास जाएंगे हम? हाई कोर्ट के पास। इंपॉर्टेंट है, इसको देखते जाना, ठीक है। हो सकता है डिस्क्रिप्टिव बन जाए। नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर इवन नंबर नहीं होगा, ठीक है, ऑड नंबर होगा। सर टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। सर एग्रीमेंट क्या होता है? बहुत सारे पॉइंट्स एग्रीमेंट मस्ट बी क्लियर, वैग नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं लिख पाओ, ठीक है। बट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के टाइप्स कितने होते हैं सर? देयर आर 2 टाइप। फर्स्ट इज आर्बिट्रेशन क्लॉज एंड सेकंड इज सबमिशन एग्रीमेंट। सर डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? आर्बिट्रेशन क्लॉज क्या होता है, मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ बिकॉज मुझे 10 से 15 मिनट खत्म करना है। आर्बिट्रेशन क्लॉज क्या होता है? जिसमें प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही आपने आर्बिट्रेशन का कॉन्ट्रैक्ट इनकॉर्पोरेट कर दिया। मतलब आज ही आपने बोला कि हम 5 साल तक हम एक दूसरे से डील करेंगे, एंड आज ही आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि कल कोई भी डिस्प्यूट होगा, इसको हम जयपुर के आर्बिट्रेशन में लेके जाएंगे। सर सबमिशन एग्रीमेंट क्या हुआ? कोई अभी प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट के साथ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नहीं है। बेसिकली जब डिस्प्यूट होगा तब देखेंगे आर्बिट्रेशन के लिए। मतलब जो पहले से बन जाता है वो क्या होता है? आर्बिट्रेशन क्लॉज, जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंकॉर्पोरेट होता है, और जो डिस्प्यूट होने के बाद होता है वो होता है सबमिशन एग्रीमेंट। सर क्या अवार्ड चैलेंज हो सकता है? यस, अवार्ड चैलेंज हो सकता है, बट चैलेंज करने का सबसे पहला 2-3 फैक्टर है। आर्बिट्रेटर बायस्ड होगा, इंडिपेंडेंसी नहीं है, एग्रीमेंट इनवैलिड है। बट सर चैलेंज हो रहा है, ठीक है, अवार्ड को चैलेंज करना। अवार्ड क्या होता है? एक फाइनल डिसीजन गिवन बाय द आर्बिट्रेटर। अवार्ड क्या होता है सर? एक फाइनल डिसीजन गिवन बाय द आर्बिट्रेटर। एक सेकेंड, ठीक है, फाइनल डिसीजन गिवन बाय द आर्बिट्रेटर। एक मिनट, ठीक है, फाइनल डिसीजन गिवन बाय द आर्बिट्रेटर, ठीक है, फाइनल डिसीजन होता है। सर अवार्ड कितने दिन में हो सकता है? मान लो आर्बिट्रेटर ने आज अवार्ड दिया 1 अक्टूबर को, ठीक है, अवार्ड कम्युनिकेट किया, सर
3 मंथ्स के अंदर आप चैलेंज कर सकते हो। चैलेंज करने ग्राउंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है, आर्बिट्रेटर बायस्ड है, एग्रीमेंट सही नहीं है, ठीक है। तो 3 मंथ्स का इंपॉर्टेंट पीरियड याद रखना, 3 मंथ्स। मेरे एग्जाम में तो यहीं से क्वेश्चन आया था 3 मंथ्स वाला, इसलिए बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट लिमिट्स है, ऐसे हर 2-3 टाइम बाद पूछता है। सर एक्सटेंशन कर सकते हैं, यस, +30 डेज का एक्सटेंशन हो सकता है, ठीक है। तो 3 मंथ्स +30 आपको याद रखना पड़ेगा, कोई ऑटोमेटिक स्टे नहीं है। सर कंसिलेटर अगेन हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस नवंबर 23 अटेम्प्ट। कंसिलेटर आई से लेटेस्ट आरटीपी में बहुत घुमा रहा है, तो इस चैप्टर में हो सकता है कंसिलेटर आपके एग्जाम में रहेगा। सर कंसिलेटर कितना हो सकता है, सर बेसिकली रेंज फ्रॉम 1 to 3। सर ऑड इवन सर कुछ नहीं इसमें, बेसिकली मिनिमम 1 मैक्सिमम 3। सर इवन मतलब 2 हो सकता है, यस 2 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक डन। आर्बिट्रेशन का जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। सर एफसीआर है, तो अगेन 3 मार्क्स के दोनों एग्जाम में आते हैं आपको, ठीक है। एफसीआर आते हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन मीन्स द डोनेशन, डीडीटी क्या बोल रहा हूँ मैं, डीडीटी, डोनेशन डिलीवरी एंड ट्रांसफर मेड बाय एनी फॉरेन सोर्स। फॉरेन सोर्स का डेफिनेशन बहुत अच्छे से करके जाना। बेसिकली बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं एनआरआई आरआई में। देखो यहाँ पे कोई एनआरआई आरआई का कॉन्सेप्ट नहीं है, बेसिकली यहाँ पे सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। सर मतलब अगर मैं बोलूँ मैं एनआरआई हूँ, मैंने कुछ पैसे बाहर से इंडिया में भेजा, क्या ये फॉरेन सोर्स पर नहीं, एनआरआई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बट मैं बोलूँ मैं अमेरिकन सिटीजन हूँ, मैं क्या हूँ, अमेरिकन सिटीजन हूँ, मैंने पैसा भेजा, तो यस ये फॉरेन सोर्स होगा। तो फॉरेन सोर्स का एक अच्छा डेफिनेशन है, फॉरेन कंपनी एंड ऑल बहुत कुछ है वहाँ पे, तो उसको देख के जाना, पढ़ के जाना, ठीक है। दूसरा सोचो, इफ एनी आर्टिकल, सर एक्सेप्शन मतलब कौन फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, सुनो, एनी आर्टिकल गिवन टू ए पर्सन, अगर कोई आर्टिकल मतलब कोई थिंग किसी पर्सन को दिया जा रहा है उसके पर्सनल यूज़ के लिए, बिजनेस कुछ यूज़ के लिए नहीं, पर्सनल यूज़ कि हाँ मैंने मान लो किसी ने वॉच मुझे भेजा, मतलब किसी ने मुझे वॉच भेजा, ठीक है। उसका मार्केट वैल्यू, क्या बोल रहा हूँ मैं, मार्केट वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लॉ में फंसते क्यों है, क्योंकि हम लॉ को अच्छे से नहीं पढ़ते। क्या बोल रहा हूँ, मार्केट वैल्यू इन गिफ्टेड इंडिया, मतलब इंडिया में उसकी मार्केट वैल्यू सपोज 1,10,000 रुपये है, बट यूएसए में उसकी मार्केट वैल्यू सपोज 90,000 रुपीज़ है। नहीं, इंडिया में देखना, अगर वो 1 लाख से ज़्यादा नहीं है, क्या बोल रहा हूँ मैं, 1 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो एक्सेप्शन में आ जाएगा, उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं मानेंगे। बट अगर वो इंडिया में जिस दिन उसको काउंट कर रहे हो, इंडिया में गिफ्ट पर्सनल यूज 1 लाख से ज़्यादा है, तो भाई साहब फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, इवन वो गिफ्ट क्यों ना हो, ठीक है। सर फॉरेन हॉस्पिटलिटी क्या होता है, मतलब बेसिकली आप उसको सेवादारी कर रहे हो, ठीक है, आप उसका रहने खाने पीने ये सब खर्च उठाते हो, तो इसको फॉरेन हॉस्पिटलिटी बोलते हैं। तो सुनो, प्रायर परमिशन इज नॉट रिक्वायर्ड इफ फॉरेन एड। देखो बेसिकली क्या होता है, फॉरेन हॉस्पिटलिटी लेने जा रहे हो, मान लो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर या कोई भी फॉरेन हॉस्पिटलिटी लेने जा रहा है, तो उसको प्रायरली बताना पड़ता है। अब चैप्टर पढ़ोगे अच्छे समझाओ, मैं लिमिट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे बताना पड़ता है कि प्रायर बताना पड़ता है कि आप क्या क्या हॉस्पिटलिटी लेने वाले हो, इससे आप होटल की सर्विस लोगे, लॉजिंग की सर्विस लोगे, फूड की सर्विस लोगे, तो आपको प्रायर इंटीमेट करना पड़ता है। बट कुछ ऐसे केसेस है जहाँ पे हमको इंटीमेट नहीं करना है। सर क्या इंटीमेट नहीं करना है, कब इंटीमेट नहीं करना है, जब आपका इमरजेंट मेडिकल इलनेस, सपोज मान लो कुछ हार्ट अटैक वाली कुछ चीज़ सर्कमस्टांसेस आ गए, आपको वहाँ पे हॉस्पिटल सर्विस लेना पड़ेगा, तो आप थोड़ी ना प्रायर इंटीमेट करोगे, तो अचानक से आ गया, ठीक है। तो वहाँ पे कोई प्रायर इंटीमेट करने की नीड नहीं है। तो बट द पर्सन रिसीविंग सच हॉस्पिटलिटी सेट गिवन इंटीमेशन टू सीजी विद इन 1 मंथ। उसमें क्या बोल रहा है कि ठीक है आप ले लो, अर्जेंट कुछ है आप ले लो, बट प्रायर कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि आप थोड़ी ना ये पता चलेगा किसी को कब किसकी तबीयत खराब हो गई। बट अगर ऐसा हो गया तो आप लो, बट क्या करना, 1 मंथ के अंदर आप बता देना सच हॉस्पिटलिटी के कि हाँ हमने ये चीज़ें ली थी, ठीक है। एंड द सोर्स फ्रॉम, का क्या क्या सोर्स थे, कहाँ कहाँ से लिया, एंड द मैनर इन विच सच हॉस्पिटलिटी वाज रिसीव। हाउएवर नो सच इंटीमेशन इज रिक्वायर्ड इन द हॉस्पिटलिटी इज 1 लाख। मतलब अगर 1 लाख तक कुछ लगा है, मतलब आपको मतलब कुछ बीमारी हुई, उसको 1 लाख तक मतलब ठीक हो गया 1 लाख के अंदर अंदर, सपोज मान लो 90,000, सपोज मान लो मैं बोल रहा हूँ 90,000 तक हो गया, तो क्या इसमें प्रायर इंटीमेट करना पड़ेगा, प्रायर इंटीमेट तो नहीं करना है इसमें, तो सर क्या आने के बाद इंटीमेट करेगा, नो नीड, ठीक है। सर एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन और एनी इनकम अराइजेस आउट ऑफ इट शैल नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर स्पेकुलेटिव बिजनेस। सर स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या हुआ, जहाँ पे हाई चांसेस ऑफ एप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन, मतलब आप कोई पैसा फॉरेन कंट्रीब्यूशन से कोई पैसा आया, ठीक है, सपोज मान लो 22 लाख रुपीज़, ठीक है, इसको आप सट्टेबाजी में नहीं लगा सकते। सट्टेबाजी मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, शेयर कैपिटल, म्यूचुअल फंड्स, मतलब जहाँ पे कहते हैं म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क, तो जहाँ पे रिस्क है, जहाँ पे एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन दोनों है, वहाँ पे आप स्पेकुलेटिव बिजनेस में फॉरेन कंट्रीब्यूशन को नहीं लगा सकते, ठीक है। and not referring for such receive a financial to meet administrative expenses not exceeding 20%। सपोज मान लो आपके पास 2 करोड़ रुपये आया, आप चाहते हो कि मैं 40 लाख रुपीज़ है ना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में लगा दूं, मतलब रेंट हो गया, वहाँ पे ऑफिस का एक्सपेंडिचर हो गया, तो सर 2 करोड़ का 40 लाख कितना हो गया, सर 2 करोड़ का 10% हो गया, निकाल लो 20 लाख, और ये हो गया लगभग लगभग 20%, ठीक है, 20% हो गया, तो कहीं ना कहीं नॉट एक्सीड 20 लाख तक, 40 करोड़ लाख तक लगा सकते हो 2 करोड़। बट मैं बोलूँ 2 करोड़ का 80 लाख रुपये मैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में लगा रहा हूँ, नहीं 20% से ज़्यादा तो आप नहीं लगा सकते, ठीक है। बट सर क्या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बियॉन्ड 20% जा सकता है, 20% तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बस 20% ज़्यादा जाना है तो आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है।
सर सच पर्सन ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट। अब मान लो फॉरेन कंट्रीब्यूशन मंगा रहे हो, तो सर मंगा रहे हो तो आपको सबसे पहले एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या परमिशन। तो अगर रजिस्ट्रेशन आप ले रहे हो तो सर कितने साल के लिए वैलिड होता है? 5 ईयर्स के लिए। कितने साल के लिए वैलिड होता है? 5 साल के लिए, ठीक है। सर मान लो आपने कोई रजिस्ट्रेशन लेके सामान पैसे मंगाए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन मंगाए, एंड कहीं ना कहीं आपका क्या हो गया, सर्टिफिकेट सस्पेंड हो गया, ठीक है। आपका सर्टिफिकेट सपोज मान लो आपने 5 करोड़ रुपये मंगाए एंड बीच में आपका सर्टिफिकेट सस्पेंड हो गया, बहुत सारे रीजन है, फेक डॉक्यूमेंट्स दे दिया आपने, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सर्टिफिकेट सस्पेंड हो गया। तो देखो क्या बोल रहा है, सुनो, in case of suspension of certificate may be as under in the case certificate which is suspended in section 13 में suspension की regarding है, up to 25% of the unutilized amount may be spent। मतलब अगर मान लो 5 करोड़ की बात करूं तो इसका 25% आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है, विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ सीजी। देखो एक चीज इंपॉर्टेंट है, 25% के लिए भी आपको सीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। वहां पे 20% तक कुछ अप्रूवल नहीं था एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के लिए, उसके ऊपर जा रहे हो तब सीजी का अप्रूवल है। यहाँ पे 25% भी करने दे रहे भाई, बड़ी बात है। तो एक सस्पेंड हो गया रजिस्ट्रेशन, ऊपर से 25% अलाउ कर रहे हैं, तो आपको सीजी का अप्रूवल तो लेना पड़ेगा, ठीक है। सीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा एम एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। द बैलेंस जो 75% बचा, ठीक है, 5 करोड़ का समथिंग 25% आप कर सकते हो, बैलेंस 75% बचा, वो शैल बी यूटिलाइज आफ्टर रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन। जब कहते हैं ना जीएसटी में सस्पेंशन रिवोक होता है, तो यहाँ पे जब रिवोक होगा तभी आप यूज कर सकते हो। जिसका भी पर्सन का सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया है वो बेसिकली उसके लिए 3 साल का कूलिंग पीरियड हो जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन। बेसिकली 3 साल का कूलिंग पीरियड, मतलब आज उसका सस्पेंस हो गया सर्टिफिकेट, तो यहाँ से 3 साल तक वो कोई भी एफसीआरए में नहीं डील कर सकता, ठीक है। सर हमारा मान लो 5 साल तक क्या था, सर्टिफिकेट मिला हुआ था, ठीक है। अब हम लोग को रिन्यू करना, बिकॉज सर्टिफिकेट क्या रिन्यू करना पड़ेगा, यस यू नीड टू रिन्यू योर सर्टिफिकेट। सर सर्टिफिकेट रिन्यू करना पड़ेगा, बट कब कर सकते हैं? सपोज 5 साल आपका 31 दिसंबर 2024 खत्म हो रहा है, तो प्रायरली 6 मंथ, 6 मंथ मतलब 30 जून तक आपको अपना क्या करना है, विद इन 6 मंथ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द सर्टिफिकेट, ठीक है। मतलब 30 जून तक आपको अपना 6 महीना पहले, सिंपल क्या बोल रहा हूँ, 6 मंथ्स पहले तक आपको क्या करना है, रिन्यू के लिए डाल देना है। मतलब वेट मत करो, 6 महीने पहले पहले अपना रिन्यू के लिए डाल दो एक्सपायरी टर्म से। एक्सपायरी टर्म आपका 31 दिसंबर 2024 तक होने वाला था, ठीक है। सर द बैंक शैल रिपोर्ट टू सीजी, क्या बोल रहा हूँ, द बैंक शैल रिपोर्ट टू सीजी, द बैंक शैल रिपोर्ट टू सीजी एनी ट्रांजेक्शन रिसिप्ट ऑफ विद इन 48 आवर्स ऑफ यूटिलाइजेशन। विद इन 48 आवर्स ऑफ यूटिलाइजेशन, इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, हाईलाइट कर लेना, ठीक है। चलो एफसीआरए एंड ये कंप्लीट। सर आते हैं पीएमएलए पे। सर पीएमएलए में क्या बोल रहा है, सबसे पहले समझो, whoever the commit offense ameliorating shall be punishment। सर सबसे पहले इंपॉर्टेंट पनिशमेंट सेक्शन नंबर 3-4 वाला सेक्शन है, पनिशमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईली 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 बहुत बार पूछता है ऐसे इसको। रिग्रेस इम्प्रिजमेंट, सर इम्प्रिजमेंट का आगे रिग्रेस वर्ड लिखना पड़ेगा, ठीक है। रिग्रेस मतलब काला पानी की सजा, मतलब कठिन इम्प्रिजमेंट देने वाला है, हो सकता है 3 टाइम के अलावा आपको 2 टाइम का खाना दे, ठीक है। सर कितने साल के लिए इम्प्रिजमेंट है, शैल नॉट बी लेस देन 3 ईयर्स, शैल नॉट बी लेस देन 3 ईयर्स, ज़्यादा हाईलाइट हो गया, ठीक है, शैल नॉट बी लेस देन 3 ईयर्स, ठीक है। 3 साल से कम नहीं होगा और 7 साल तक ज़्यादा नहीं होगा, मतलब 3 तो लेके 7 साल। बट अगर नार्कोटिक ड्रग्स का केस है, सर नार्कोटिक ड्रग का केस है, तो नार्कोटिक ड्रग का केस है तो ये 3 साल से 10 साल, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। प्लस एंड फाइन है, ठीक है, एंड फाइन, लाइबल टू फाइन, लाइबल टू फाइन भी है। 3 से 7 साल नॉर्मल रिग्रेस इम्प्रिजमेंट एंड 3 से 10 साल इन केस ऑफ नार्कोटिक्स, ठीक है। सब प्रोविजनल अटैचमेंट का आपने पढ़ा होगा, अगर किसी नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी डायरेक्टर को शक होता है तो कितने दिन में प्रोविजनल अटैचमेंट करेगा, समझो कितने दिन तक। सर 180 डेज से ज़्यादा प्रोविजनल अटैचमेंट नहीं कर सकता, क्या बोल रहा हूँ मैं, 180 डेज से ज़्यादा प्रोविजनल अटैचमेंट नहीं कर सकता है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। सुनो, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर इट स्टे बाय द हाई कोर्ट, क्या बोल रहा हूँ, फ्रॉम द डेट ऑफ स्टे बाय द हाई कोर्ट शैल बी एक्सक्लूडेड। अगर बीच में कोई हाई कोर्ट का स्टे आ गया वो एक्सक्लूड होगा, फर्दर 30 डेज का टाइम और मिलेगा, मतलब 180 दिन तो है ही है, प्लस हाई कोर्ट का टाइम एक्सक्लूड होगा, प्लस 30 डेज तक भी टाइम मिल सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, समझ के रखना, ठीक है। द पर्सन हु प्रोविजनली अटैच, जो पर्सन मतलब जो नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी डायरेक्टर है वो अगर प्रोविजनली अटैच करता है तो 30 दिन के अंदर अटैचमेंट के साथ जो भी फाइल फैक्ट्स है वो एडजुडिंग अथॉरिटी को ट्रांसफर करेगा। बिकॉज एडजुडिंग अथॉरिटी क्या करता है, फिर इन्वेस्टिगेशन चालू करता है, फिर कंफर्म करता है प्रोविजनल अटैचमेंट को। हु कंफर्म्स द प्रोविजनल अटैचमेंट, एडजुडिंग अथॉरिटी, याद रखना, ठीक है। हु इनिशिएट द प्रोविजनल अटैचमेंट नॉट विद द रैंक ऑफ डिप्टी डायरेक्टर, ठीक है। इंपॉर्टेंट यहाँ तक प्रोसेस अच्छा से कर लेना सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर आपने पढ़ा होगा रिपोर्टिंग एंटिटी, रिपोर्टिंग एंटिटी कितने दिन तक ट्रांजेक्शंस मेंटेन करेगी, मेंटेन अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है। क्लाइंट एंड रिपोर्टिंग एंटिटी बीच में कितने साल के लिए होगा, 5 साल के ट्रांजेक्शन होगा। सर जब रिपोर्टिंग एंटिटी की बात कर ही रहे हो तो रिपोर्टिंग एंटिटी में एक अच्छा अमेंडमेंट आया था जो अभी टेस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट को बना के पूछा था क्वेश्चंस को, तो टेस्ट में आपको बहुत न्यू क्वेश्चंस मिलते हैं लॉ के पेपर में और भी क्वेश्चन चैप्टर, मतलब टेस्ट मेरा मॉडरेट लेवल का तो नहीं होता, अच्छा लेवल का होता है जब तैयारी करके जाते हो। सर रिपोर्टिंग टीम में एक अमेंडमेंट आया था एजेंट को लेके, अगर कोई रियल एस्टेट एजेंट, वर्ड मेरे याद रखना, रियल एस्टेट एजेंट एंड डील इन सेल एंड परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, अगर उसका 20 लाख से ज़्यादा टर्नओवर होता है साल में तो वो भी रिपोर्टिंग एंटिटी में आ जाएगा, उसको भी रिपोर्टिंग एंटिटी के तहत अपने ट्रांजेक्शन्स मेंटेन करने कितने साल के लिए, 5 साल के लिए।
ठीक है। सब जो प्रीशियस डायमंड स्टोन जो ज्वेलरी वाले हैं उनका अगर 10 लाख से ज़्यादा सिंगल ट्रांजेक्शन या कैसे मिला के 10 लाख से ज़्यादा हो रहा है तो वो भी रिपोर्टिंग एंटिटी में आ जाएंगे, उनको भी मेंटेन करना पड़ेगा सारे ट्रांजेक्शन, उनको भी ड्यू डिलिजेंस एंड ऑल करना पड़ेगा, आधार वेरिफिकेशन सब है उनके लिए, ठीक है। एंड कैसीनो वाले भी ऐड हुए यहाँ पे, तो ये सब समझो बैंकिंग ऑलरेडी से रिपोर्टिंग एंटिटी में कवर्ड है, तो ये रिपोर्टिंग एंटिटी एजेंट 20 लाख नंबर्स है एंड प्रीशियस स्टोन 10 लाख रुपये नंबर्स है, इंपॉर्टेंट है। सर रिकॉर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट इवेटिंग आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट्स, आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट्स कब से कितना मेंटेन करना है, शैल बी मेंटेन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, सुनो shall be maintained on the account has been closed and period of account has been closed and उनका जो टाइम है वो खत्म हो गया, whichever is later, ये थोड़ा सा कंफ्यूज है, ठीक है, सिंपल से बताऊँ, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है, सिंपल सुन लो, बिजनेस रिलेशनशिप एंड, ठीक है, और अकाउंट क्लोज, ठीक है, विच एवर इज लेटर, मतलब सबसे पहले आपको आइडेंटिफाइड करना है कि बिजनेस रिलेशनशिप एंड कब हो रहा है और अकाउंट क्लोज कब हो रहा है, दोनों में से लेटर, मतलब बिजनेस रिलेशनशिप एंड हो रहा है 1 अक्टूबर को, अकाउंट क्लोज हो रहा है 1 नवंबर को, तो 1 नवंबर से आपको 5 साल तक मेंटेन करना है, ठीक है, दोनों में लेटर है, यहाँ से 5 साल तक, ठीक है, यहाँ से 5 ईयर्स तक, ठीक है। सर अपील टू ए, मान लो कोई भी पार्टी, मान लो किसी को प्रोविजनल अटैच किया गया बट वो निर्दोष था, तो क्या अपील कर सकता है? यस, अपील कहाँ होगा? अपीलेट ट्रिब्यूनल में, कितने दिन में? विद इन अ पीरियड ऑफ 45 डेज प्लस 45 डेज और मिल सकता, एक सेकेंड, ठीक है, सॉरी नहीं, प्लस 45 डेज, सॉरी 45 डेज प्लस सर और भी दिन मिल सकता है, बट ऐसा कोई डिफाइन नहीं है, हो सकता है 90, 100, 120, 180, 200 दिन से जा सकता है, बट वहाँ रीजंस होने चाहिए, अपॉर्चुनिटी को बीट हर्ट मिलेगा वहाँ पे, मतलब यहाँ पे 45 प्लस जैसा कुछ नहीं है, 45 नॉर्मल है, बट उसके बाद भी सुन सकते हैं नॉर्मल, ठीक है। इन केस ऑफ एनी पर्सन हु इज अंडर एज ऑफ 16, ठीक है, 16 साल से कम, वुमेन, ठीक है, एंड एक्यूज जो मनी लॉन्ड्रिंग में है जिसका 1 करोड़ से कम है उसको हम बेल पे रिलीज कर सकते हैं, इफ स्पेशल को डायरेक्ट, ठीक है, 1 करोड़ से कम है, वुमेन है, 16 साल से कम है, उसको रिलीज कर सकते हैं। सर हाईली इंपॉर्टेंट मनी लॉन्ड्रिंग के चैप्टर का पेनल्टी आपको पढ़ के आना है, अभी कसम खाओ कि पढ़ के जाओगे 3 से 4 नंबर मिल जाता है यहाँ से, कुछ चैप्टर में बोलता हूँ पेनल्टी नहीं याद होता, बट इन चैप्टर पेनल्टी आपको याद करना पड़ेगा, सबसे मैंने 3 से 7 साल, 3 से 10 साल और फाइन बताया, यहाँ पे कुछ समझो, वेक्सेसियस सर्च मतलब बिना कुछ एविडेंस का आप किसी का चले गए सर्च करने के लिए, तो अगर ऐसा कुछ करते हो तो आपको 2 साल का जेल हो सकता है और फाइन आपको 50,000 तक हो सकता है। दिसंबर 21 में पेपर में पूछ रहा है ये सर, 3 नंबर के लिए आ रहा है एंड काफ़ी बोनस है, बस फिगर्स याद करना है आपको। सर पनिशमेंट ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन दिया, एक तो अगर वेक्सेसियस सर्च किया एंड गलत इन्फॉर्मेशन दिया, दोनों में सेम है, 2 साल तक का जेल एंड फाइन 50,000 है। सर ओमिट टू अटेंड और प्रोड्यूस बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, देन अगर मान लो आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट मांगा गया किसी कंपनी से, आपने नहीं दिया तो 500 रुपये, क्या बोल रहा हो, 500 रुपये और 10,000 तक का आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो यहाँ तक डन है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक डन, आगे बढ़े, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग भी खत्म कर लिया हमने। सर अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर की बात करते हैं। सर मैक्सिमम डायरेक्टर 15, उससे ऊपर ऐसा, ठीक है, इफ मोर देन 15 देन नीड टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 8 कंपनी। सर ये जो नॉट एप्लीकेबल है काफी आईसीआई पूछ रहा है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, थोड़ा क्वेश्चन रीडिंग पार्ट पे बहुत फोकस करना। द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनी शैल बी डायरेक्टर, ठीक है, शैल हैव डायरेक्टर, देखो लिस्टेड कंपनी है तो एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है एंड टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज़्यादा है, ठीक है, तो इसके लिए भी चाहिए 1 वुमेन डायरेक्टर। लिस्टेड कंपनी है तो बाय डिफॉल्ट, इसलिए क्वेश्चन जब रीड करो ना तो पहला लाइन होता है कि रिलायंस इज अ लिस्टेड कंपनी, ठीक है, अरे कहानी बन दिया, यहाँ पे कहानी बता दिया, लिस्टेड कंपनी है तो भाई आगे लिमिट्स कुछ भी दे घूम मत जाना, लिस्टेड कंपनी तो बाय डिफॉल्ट 1 वुमेन डायरेक्टर तो होना चाहिए। सर वैकेंसी हो गया वुमेन डायरेक्टर का ऑफिस में, तो शैल बी फिल्ड अप बाय द बोर्ड बट नॉट लेटर एंड अर्लियर इमीडिएट बोर्ड मीटिंग और नेक्स्ट विच समझाता हूँ। मान लो कि 1 अप्रैल को वैकेंसी हो गया, सर वैकेंसी कब तक फिल होगा? सर 3 मंथ्स, ठीक है, या नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर। सर मतलब 3 मंथ्स बीत गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग आ रहा है 4 महीने बाद, तो यहाँ तक आपको वैकेंसी फिल होना चाहिए। सर नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग हो गया था विद इन 15 दिन, बस 3 मंथ बाकी है, तो 3 मंथ तक आपके पास टाइम है आपको वैकेंसी को फुलफिल करने का, तो लेटर वाली बात है। नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग कभी भी हो जाए, चाहे 10 दिन हो जाए, 15 दिन हो जाए, 4 महीने हो जाए, 5 महीने हो जाए और 3 मंथ्स विच एवर इज लेटर, तो भाई 3 महीने बीत भी गए तो चेक करो कोई बोर्ड मीटिंग तो नहीं हुई ना, ठीक है। सेकंड प्रोवाइजर टू सेक्शन 149 1 शैल नॉट एप्लीकेबल टू आईएफसी कंपनी, तो आईएफएससी कंपनी में ये नहीं लगेगा, ठीक है। एवरी कंपनी शैल हैव, ये इंपॉर्टेंट है सर, इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट, टिक लगा लो, इसको एग्जाम में आने वाला है। एवरी कंपनी, एक तो मैंने टेस्ट में क्वेश्चन दिया था, बच्चे घूम गया था, सर क्या चीज पूछ रहे हो, यहाँ तो समझ ही नहीं आ रहा मेरे को, आपको अभी फॉरेन कंपनी लगता है। वहाँ बेसिकली क्या था, 3 फॉरेनर लोग इंडिया में कंपनी बनाना चाहते थे, तो बेसिकली वहाँ पे कॉन्सेप्ट था फॉरेन डायरेक्टर, रेसिडेंट डायरेक्टर का, रेसिडेंट तो होना चाहिए एटलीस्ट एक डायरेक्टर। तो एवरी कंपनी शैल हु हैव एटलीस्ट 1 डायरेक्टर विच स्टे इन इंडिया फॉर टोटल पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 डेज, मतलब 182 दिन तो आपको चेकलिस्ट है, 182 डेज और मोर बोलते नहीं है इनकम टैक्स में, वही वाला 182 दिन तो होना ही होना चाहिए। अगर न्यूली इनकॉर्पोरेट कंपनी है, मिड ऑफ द ईयर के बीच में हुई है, तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे चेक कर लेना 182 हो रहा है कि नहीं हो रहा। सपोज मान लो कंपनी बने हुए 108 दिन हुआ, अब वो रहा इंडिया में 36 डेज है, तो 36 रहा 108 में, तो 365 में कितना रहा चेक करो, क्या 182 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईली टिक लगा लेना। लिस्टेड कंपनी है, 1/3 ऑफ टोटल नंबर डायरेक्टर एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, 1/3 आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। सर लिस्टेड वुमेन कितना, एक होना चाहिए वुमेन डायरेक्टर, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 1/3। पब्लिक कंपनी है तो पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़, क्या बोल रहा हूँ, पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़, पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़, टर्नओवर 100 करोड़ और मोर, बट लोन आउटस्टैंडिंग डिवेंचर ये एक्सीडिंग 50 करोड़, मतलब यहाँ 50 करोड़ और मोर की बात नहीं कर रहा है, एक्सीडिंग 50 करोड़। ठीक है सर, सेक्शन 151 स्मॉल शेयर डायरेक्टर, कितने लोग नोटिस दे सकते हैं, 1000 स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, 1000 स्मॉल शेयर होल्डर, सॉरी 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स, ठीक है, और 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर विच एवर इज लेस, मतलब अगर 1000 हो गया तो ठीक है, मान लो कंपनी में 10,000 लोग हैं, नोटिस लेके आए 500 लोग, तो 10,000 का 1/10 क्या होगा, 1,000, ठीक है, और 500 तो नहीं, ये मतलब 500 लोग की नोटिस लेके आए तो ये क्राइटेरिया नहीं हो, बिकॉज 1000 लोग कम से कम चाहिए, बट मान लो कंपनी में थे 1,00,000 लोग, ठीक है, और 10,000 लोग नोटिस लेके आ गए, तो 1,000 तो नॉर्मल चाहिए, और ऐसे 1,000 पूरी भी रहा है, तो नॉर्मल क्या है, 1,000 स्मॉल शेयर डायरेक्टर्स होने चाहिए, या 1,000 नहीं हो रहा है, 1/10 ऑफ द टोटल स्मॉल शेयर हो रहा है तो चलेगा, विच एवर इज लेस। ठीक है, ठीक है, हाँ, क्या कोई हम किसी को अपॉइंट करने के लिए, डायरेक्टर अपॉइंट करने नोटिस दे सकते हैं, यस आप नोटिस दे सकते हो, एंड किसी वो खुद भी आ सकता है, या आप उसको कैंडिडेचर बना के आप उसको ला सकते हो, बट हाँ डिपॉजिट अमाउंट कितना करना पड़ेगा आपको, 1,00,000 रुपये, इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 21 में समथिंग इस टाइप कुछ आया था। ठीक है सर, निधि कंपनी केस में क्या होगा, 10,000, एमसीक्यू के लिए याद रखना, निधि कंपनी केस है। सर निधि कंपनी क्या होता है, जो बेसिकली इंटरेस्ट वाला काम करती है, लोन लेती है, लोन देती है अपने मेंबर्स को, उनके लिए 10,000 रुपये आपको जमा करना पड़ेगा डायरेक्टर बनने के लिए, बट नॉर्मली क्या है, 1,00,000 रुपये। सर रिफंड हो जाएगा डिपॉजिट, यस रिफंड हो जाएगा डिपॉजिट, देखो रिफंड कब होगा, 51% हुआ तो तब तो डायरेक्टर बन गया, ओवर पास करके रिफंड तो हो ही जाएगा। सर 25% हुआ तो नहीं, मोर देन 25% हुआ तो सर 25.01 हो गया तो यस तब रिफंड हो जाएगा, मतलब मोर देन 25% चाहिए, मोर देन 25% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स चाहिए। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब सर 2/3, अब एग्जाम में नहीं आएगा लिस्ट है, बट समझ लो 2/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं, जो 3 साल तक, 3 साल में एक बार वैलिड होता है। ठीक है, नॉट सो इंपॉर्टेंट, देख लेना। सर डिस्क्वालीफाई, imprisonment not less than 6 months, ठीक है, एंड पीरियड ऑफ 5 years has not been lapsed। ठीक है, सुनो सर, मान लो किसी को 7 महीने की जेल हुई तो कितने साल के डायरेक्टर नहीं बन सकता, पहले वो 7 साल अपना कवर करेगा प्लस 5 ईयर का कूलिंग पीरियड, ठीक है, तब जाके वो डायरेक्टर बनेगा। बट मैं किसी को बोलूँ किसी को 7 साल की जेल हुई है, सर लाइफ टाइम तक डायरेक्टर नहीं बनेगा, सेम एज ए रजिस्टर्ड वैल्यूअर में था ये प्रोविजन, तो याद रखना लिंक विद द रजिस्टर्ड वैल्यूअर, ये इम्प्रिजमेंट वाला, किसी को 6 मंथ्स या उससे ज़्यादा की जेल हुई है तो वो 6 महीना जो सजा है वो काट के आएगा, प्लस 5 साल का कूलिंग पीरियड। किसी को 7 साल से ज़्यादा सजा हुई है तो भाई लाइफ टाइम नहीं बन सकता डायरेक्टर। सर दूसरा क्या समझो, ठीक है, हैज़ नॉट पेड एनी कॉल मनी एंड 6 मंथ्स हैज़ बीन लैप्स, तो समझो कि ड्यू डेट था 1 अक्टूबर और यहाँ पे उस डायरेक्टर को कॉल मनी पे करना था और उस ड्यू डेट पे कॉल मनी नहीं पे किया, सर 1 दिसंबर को क्या डिस्क्वालीफाई हो गया, वो नहीं, बट 1 अक्टूबर से 6 मंथ, मतलब जहाँ ड्यू डेट था वहां से 6 मंथ तक उसने कॉल मनी नहीं पे किया, 6 महीने बाद वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। 164(1) में याद रखना, 164(1) में 164(2) से लिंक मत कर देना, 2 फॉर द कंपनी डिफॉल्ट। अब 2 क्या है सर, ये वाला फेल टू रिपे 3D, 3D मतलब डिविडेंड, डिवेंचर, डिपॉजिट। सर बच्चा बच्चा कहाँ कंफ्यूज होता है, स्टूडेंट कहाँ कंफ्यूज होता है, स्टूडेंट करता है कॉल मनी को 1 ईयर के लेके, नहीं 1 ईयर ये 3D वालों के लिए, मतलब डिविडेंड जिस समय डिक्लेयर किया वहां से 1 साल में नहीं दिया, डिवेंचर इंटरेस्ट डिक्लेयर किया वहां से 1 साल में नहीं दिया, डिपॉजिट डिक्लेयर किया वहां से बता दिया वहां से 1 साल में नहीं दिया, तो कॉल मनी वाला 6 मंथ्स का केस है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, नो पर्सन शैल होल्ड डायरेक्टरशिप इंक्लूडिंग एनी डायरेक्टरशिप इन मोर देन 20 कंपनीज एट द सेम टाइम। ठीक है, तो 20 कंपनी ज़्यादा डायरेक्टरशिप नहीं होल्ड कर सकती इंक्लूडिंग अल्टरनेट डायरेक्टरशिप, एंड पब्लिक कंपनीज में 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, रेजिग्नेशन हाईली इंपॉर्टेंट, अगेन 169 नहीं इंपॉर्टेंट है, बट रेजिग्नेशन 168 हाईली इंपॉर्टेंट। सर रेजिग्नेशन क्या बोलता है, रेजिग्नेशन इफेक्टिव कब होगा, जब कंपनी को नोटिस रिसीव होगा और जो आपका डेट होगा विच एवर इज लेटर वहां से रेजिग्नेशन इफेक्टिव होगा। कुछ इंपॉर्टेंट और बता देता हूँ, DI-11 फाइल करना है किसको, डायरेक्टर को, ROC को, और DI-12 फाइल करना है कंपनी को, ROC को। ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं होता है, ठीक है, ये मैंडेटरी होता है। ठीक है, तो डायरेक्टर का सबसे पहले अगर रेजिग्नेशन क्वेश्चन आया तो सबसे पहले यू नीड टू राइट वो रेजिग्नेशन वाले इफेक्टिव डेट की, डेट कब होगा जब आपने नोटिस में दिया उस डायरेक्टर ने, और जब नोटिस मिला विच एवर इज लेटर। ठीक है, सेकंड क्या है, DI-11 DI-12 समझाना है, एंड थर्ड क्या क्वेश्चन आता है, क्या कोई इसका रेजिग्नेशन रोक सकता है, नहीं रोक सकता रेजिग्नेशन, कोई नहीं, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आ जाओ सर, प्रिवेंशन ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट। सर प्रिवेंशन ऑपरेशन मतलब क्या होता है, OPERATION लिख के मत है ना, OPPRESSION ऑपरेशन। ठीक है,
सो ऑपरेशन मतलब अत्याचार, अगर किसी के साथ अत्याचार हो रहा है कंपनी में, बेसिकली किसके साथ, डायरेक्टर नहीं, डायरेक्टर की बात नहीं कर रहा है, मेंबर्स की बात कर रहे हैं, जिसके कंपनी में शेयर कैपिटल है 1/10 ऑफ द टोटल शेयर होल्डर्स और 100 शेयर होल्डर्स और 1/10 ऑफ द इशूड। एक चीज आंख बंद करो सर, इस चैप्टर बोलो, इस चैप्टर में इशूड शेयर कैपिटल की बात है। अगर प्रिवेंशन ऑपरेशन का कंफ्यूज मत होना, सिर्फ इशूड है, आईसीए ने घुमाया यहाँ पे, एक बार 1/10 पेड अप दे दिया, 1/10 इशूड दे दिया, सॉरी 1/10 आई थिंक पेड अप दे दिया, 1/11 इशूड या 1/9 इशूड दे दिया। तो आपको इस चैप्टर में इशूड देखना है सर, मतलब 100 शेयर होल्डर्स और 1/10 ऑफ द टोटल। मान लो कंपनी में कभी कभी क्वेश्चन आता है कंपनी में 10 ही शेयर होल्डर है, तो क्या कोई एक बंदा जा सकता है? यस, 10 का 1/10 क्या होगा सर? 1, तो एक बंदा भी जा सकता है यहाँ पे। तो 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात कर रहे हैं, और 100 शेयर होल्डर्स, ठीक है, और 1/10 ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल। कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो सर 1/5 ऑफ द टोटल मेंबर्स, 1/5 ऑफ द टोटल मेंबर्स, ठीक है, 100 लोग है, इसका 1/5 निकाल दो, 20 लोग चाहिए कम से कम। सर क्या ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट कर सकता है कोई भी लोअर नंबर? यस, ट्रिब्यूनल चाहे तो, मान लो एक अकेला बंदा, उसके पास ये लिमिट्स नहीं पूरी हो पा रही, बट वो जेन्यून है कि सर गलत हो रहा है कंपनी में, क्या मेरी सुनो, तो वो ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटा सकता है, और ट्रिब्यूनल को लगे डीम फिट, वो मान रहा है कि हाँ ये सही है, तो एक शेयर होल्डर भी उसका बात सुन सकता है वहाँ पे, ठीक है, तो ट्रिब्यूनल के पावर पे है, ठीक है, जॉइंट शेयर होल्डर एक कंसिडर कहा जाएगा, ठीक है। द पर्सन हु इज नॉट अ फिट एंड प्रॉपर पर्सन, जैसे इसमें आया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि विजय माल्या फिट एंड प्रॉपर नहीं, बिकॉज उसने डिफ्रॉड किया क्रेडिटर्स को, उसने डिफ्रॉड किया नेशनल इंटरेस्ट पे, ठीक है, तो जो फिट एंड प्रॉपर पर्सन नहीं है एज पर सबसेक्शन 4 है, 4 एक सेंट्रल गवर्नमेंट वाला के तरीके से फिट एंड प्रॉपर नहीं है, अमेंडमेंट है, देख के ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के तरीके से फिट एंड प्रॉपर नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो वहाँ से डिसकंटिन्यू करेगा, बट सर 5 साल तक वो वापस नहीं आ सकता, ठीक है, 5 साल तक वापस नहीं आ सकता, बट क्या वापस आ सकता है? यस, वापस आ सकता है, क्या सर ट्रिब्यूनल का परमिशन लेके? नहीं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा वो फिट एंड प्रॉपर नहीं हुआ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही परमिशन लेके आना पड़ेगा, प्रोवाइडेड सीजी में विद द लीव ऑफ ट्रिब्यूनल, मतलब सीजी प्लस ट्रिब्यूनल, ठीक है। कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हुआ था, क्योंकि दो चीज़ है, एक तो फिट एंड प्रॉपर ट्रिब्यूनल के हिसाब से एंड फिट एंड प्रॉपर सीजी के हिसाब से। अगर फिट एंड प्रॉपर सीजी के हिसाब से हो तो आपको सीजी का भी अप्रूवल प्लस ट्रिब्यूनल के साथ चाहिए, बट फिट एंड प्रॉपर सिर्फ ट्रिब्यूनल के हिसाब से हो तो सिर्फ ट्रिब्यूनल का परमिशन। तो ये 4 अमेंडमेंट था, ठीक है, तो 5 साल से पहले भी आ सकते हो। सर क्लास एक्शन हाईली इंपॉर्टेंट, सर क्लास एक्शन मतलब बेसिकली सारे लोग नहीं जाएंगे, उसके बिहाफ में कोई एक बंदा रिप्रेजेंट करेगा, वो अपील फाइल कर सकता है, वो कहीं ना कहीं ऑपरेशन के लिए फाइल कर सकता है। मेंबर है हैविंग शेयर कैपिटल, अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल है तो पहले लिस्टेड अनलिस्टेड, सब पहले अनलिस्टेड की बात करें तो 5% ऑफ शेयर होल्डिंग, शेयर होल्डर सॉरी 5% ऑफ शेयर होल्डर्स, ठीक है, सर वहाँ पे 1/10 1/5 नहीं है, 5% की बात कर रहा है, 5%, थोड़ा कंफ्यूजिंग है लिमिट्स याद करने में, बट समझना 5%, इसलिए आराम से समझा रहा हूँ, ठीक है, 100 शेयर होल्डर्स, ठीक है, और 5% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, ठीक है, इशूड से आपको अपना 5% ऑफ टोटल याद आ जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर में आपको इशूड याद है ना, हर जगह इशूड है। सर लिस्टेड कंपनी है तो 2% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, 100 शेयर होल्डर्स, सेम है दोनों का, 100 शेयर होल्डर्स, और यहाँ पे 5% ऑफ शेयर होल्डर्स, ठीक है, डन। बस यहाँ पे आपको लिस्ट, यहाँ पे ये समझना लिमिट्स वाले केस में 2% और 5%, ठीक है। नई शेयर कैपिटल है तो 1/5 ऑफ द टोटल नंबर्स, यार यहाँ भी 1/5 था, मतलब शेयर कैपिटल नहीं है तो आंख बंद करके 1/5, शेयर कैपिटल है तो 100 लोग तो वही होंगे, 5% शेयर होल्डर्स रहेंगे, 100 लोग तो वही होंगे, बस हमारा बेसिकली चेंज कहाँ होगा, ये वाला चेंज हो जाएगा। सर इस केस में डिपोजिटर भी आ सकता है, यस, डिपोजिटर कितने होंगे, 5% ऑफ टोटल डिपोजिटर्स, 100 डिपोजिटर सेम चल रहा है, सब सेम चल रहा है, और 5% ऑफ टोटल डेप्ट। सर यहाँ पे लिस्टेड अनलिस्टेड में अब थोड़ी ना चेंज होगा डेट का वैल्यू, लिस्टेड में ठीक है उसके शेयर होल्डर लिस्ट कर रहे हैं शेयर मार्केट में, अनलिस्टेड में नहीं लिस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे उसके हिसाब से अपनी कंट्रोलिंग दी है, 5% चाहिए हमें, जहाँ पे लिस्ट नहीं हो रहे अनलिस्टेड में, अनलिस्टेड में चाहिए सिर्फ 2% भी अगर होल्ड कर रहा है तो ऑपरेशन फाइल कर सकता है क्लास एक्शन के लिए। सर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड मिसएमेलगमेशन, ठीक है, सर स्कीम अप्रूव बाय मेजोरिटी नॉट मोर देन, देखो मेजोरिटी मतलब मान लो 500 लोग हैं, इसमें 400 लोग वोटिंग करने हैं, सर मेजोरिटी कैसे होगा, 201 लोगों ने अगर हाँ बोला तो मेजोरिटी आ ना, जो प्रेजेंट एंड वोटिंग कर रहे हैं उसमें मेजोरिटी, प्लस अब ये दोनों ना हाँ जो किया ना 201 लोग ने, उनका 3/4 वैल्यू होना चाहिए, ठीक है, 3/4 पेड अप शेयर कैपिटल वोटिंग जो है उनका पावर है उसमें वैल्यू होना चाहिए। सर यहाँ में सारा याद है प्रेजेंट एंड वोटिंग होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है 600 लोग हैं, 500 आए वोट करने के लिए, 400 वोट किया, तो ये जो प्रेजेंट एंड वोट कर रहे हैं ना इसमें से हमें मेजोरिटी चेक करना है। अब जो मेजोरिटी आ गया, मतलब मेजोरिटी बोला मैंने कि 220 लोग ने हाँ बोला तो मेजोरिटी डन, बिकॉज 201 एक लोग पे मेजोरिटी बन जाता। अब चेक करना क्या इनके पास 3/4 ऑफ द वैल्यू है, यस, अगर वैल्यू है तो स्कीम अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। सर स्कीम को डिस्पेंस कर सकते हैं, यस, स्कीम को डिस्पेंस कर सकते हैं 90% ऑफ वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स एग्री बाई एफिडेविट, तो वो स्कीम को डिस्पेंस कर सकते हैं, ठीक है, 90% वैल्यू से लेके।
सर इसको ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, यस ऑब्जेक्ट कर सकता है। कौन कौन कर सकता है? शेयर होल्डिंग अगर 10% कोई होल्ड किया हुआ है, सपोज मान लो एक मेंबर है उसके पास 12% शेयर होल्डिंग है, तो उसको ऑब्जेक्ट कर सकता है। या मान लो कोई डेटर है, सॉरी कोई क्रेडिटर है, उसका आउटस्टैंडिंग डेट 5% है, वो भी कर सकता है। तो 5% फॉर टोटल आउटस्टैंडिंग एंड 10% फॉर शेयर होल्डिंग। एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है यहाँ पे, ध्यान रखना। लिमिट्स पे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। सर फास्ट ट्रैक मर्जर होता है? फास्ट ट्रैक मर्जर यस, कहने को फास्ट ट्रैक, बट अंदर पढ़ोगे तो बहुत लंबा प्रोसेस है। सर किसके बीच होता है फास्ट ट्रैक? बेसिकली 2 और मोर स्मॉल कंपनी के बीच में होता है, ठीक है। 2 और मोर स्मॉल कंपनी, हाईली इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है स्मॉल कंपनी में। सर नाउ हु इज अ स्मॉल कंपनी? अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी, सिंपल। अ कंपनी वो इज प्राइवेट कंपनी एंड उसका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़, क्या बोल रहा हूँ, पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ एंड टर्नओवर 40 करोड़। पहले ये 220 था, अब 440। सर दोनों कंडीशन होना चाहिए, एंड है यहाँ पे, एंड है, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात क्या है, प्राइवेट कंपनी होना चाहिए, पेड अप 4 करोड़, टर्नओवर 40 करोड़। इससे ज्यादा कोई भी गया मतलब प्राइवेट नहीं पब्लिक है, तो एग्जाम का पहला लाइन पढ़ना है एबीसी लिमिटेड। तो भाई बेसिक्स याद होना चाहिए, एबीसी लिमिटेड लिखा है तो सिर्फ पब्लिक कंपनी है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड तो प्राइवेट कंपनी है। ध्यान रखना, ये सब छोटी छोटी बात फाउंडेशन लेवल पढ़ते हैं। और किसके बीच होता है? होल्डिंग एंड होल्डी ओन सब्सिडी, ठीक है। होल्डिंग एंड होल्डी ओन सब्सिडी क्या बुक्स ऑफ पेपर, जैसे मान लो अमेलगेमेट हो गया, ठीक है, सब कुछ हो गया, तो क्या जो दूसरा कंपनी था उसके बुक्स ऑफ पेपर डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं? नहीं, डायरेक्ट नहीं कर सकते। आपको प्रायर अप्रूवल सीधी लेना पड़ेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आया था, प्रायर अप्रूवल ऑफ क्या लेना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। देन सेंट्रल गवर्नमेंट उसका इन्वेस्टिगेट कराएगा, देन परमिशन लेकर आप डिस्पोजल कर सकते हो। सर लास्ट नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। सर अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से, ये आपके आरटीपी में आया हुआ था। सर रेक्टिफिकेशन, सपोज मान लो सेंट्रल सॉरी एनसीएलटी ने कोई ऑर्डर दिया, ऑर्डर पे मान लो 2 लोग थे, महेश एंड सुरेश। ऑर्डर पे गलती से महेश की जगह लास्ट में ए लग गया, महेशा। तो सर जो ऐसे मिस्टेक जो अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, मतलब जो दिख रहा है यार तो सामने दिख रहा है गलत है, तो क्या उसको रेक्टिफाई कर सकता है? यस, विद इन द 2 ईयर्स, 2 साल, मतलब इट कैन बी रिव्यू इट्स ओन डिसीजन विद अ व्यू टू रेक्टिफाई मिस्टेक। मतलब कोई जो मतलब जो ऑर्डर पास हुआ उसको रेक्टिफिकेशन कर सकते, रेक्टिफाई कर सकते। यस, जो अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, मतलब अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड मतलब क्या? जो सामने से दिख रहा है यार, नजर आ रहा है कि ये गलत वर्ड लिखा गया, बाई मिस्टेक हो गया, ठीक है। एंड अमेंड द डिसीजन एंड सेंड कॉपी टू पार्टी कंसर्न, ठीक है। मतलब रेक्टिफाई करके अपने पार्टी को वापस भेज सकता है। गलती से मेरे से महेशा हो गया, महेश एंड सुरेश था, ठीक है। बट अगर वहां पे अपील फाइल हो गया फिर तो भाई रुक जाओ, अपील फाइल हो गया तो रुक जाओ, 2 साल के अंदर आप रेक्टिफाई कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है। एंड अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड होगा मिस्टेक्स को, एंड वापस मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के बाद पार्टीज को भेजना पड़ेगा। सर एनी पर्सन एग्री बाय एन ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, मान लो एनसीएलटी, एनसीएलटी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। मान लो पहले हम कहाँ जाए, 2 लोग लड़ रहे थे, पहले कहाँ गए? एनसीएलटी के पास, इसने ऑर्डर दिया, इसके ऑर्डर से मान लो ये एग्रीव हो गया, इसका ए बी देते हैं। सर ए एग्रीव हो गया, ठीक है। अब ए बोला कि नहीं सर, सुनो, एनी पर्सन एग्री बाय ऑफर, ठीक है। ए बोला कि नहीं सर आपका ऑर्डर सही नहीं है, हम किसके पास जाएंगे? हम एनसीएलटी पास जाएंगे, ठीक है। तो अपील किसके पास कर सकता है? अपीलेट ट्रिब्यूनल, जो कि एनसीएलटी है। कितने दिन में? 45 डेज प्लस 45 डेज और मिल सकता है। लिमिट्स याद रखना, एनसीएलटी से एक बार 8 नंबर का आ गया था एंड बच्चे कंफ्यूज हो गए थे बिकॉज सी कैटेगरी छोड़ गया था और इस पे ही 8 नंबर का आया था। ये 2 क्वेश्चन अभी आए करके, ठीक है। तो 45 प्लस 45 डेज पे जा सकते हैं। बट ये 45 दिन जो एक्स्ट्रा मिलेगा ना, ये वाला, ये 45 दिन की जो बात कर रहा हूँ मैं, ये 45 दिन, ठीक है। ये आपको सफिशिएंट रीजन देना पड़ेगा, आपका एक्सीडेंट हो गया, कोरोना का टाइम था, बट ये 45 आपको नॉर्मल मिलेगा मिलेगा, ठीक है। बट याद रखना, ये तभी जा पाओगे जब पार्टी नॉट एक्सेप्ट द ऑर्डर, मतलब विदाउट कंसेंट। मतलब सर मान लो एनसीएलटी ने ऑर्डर दिया एंड उस समय ऑर्डर वाले दिन दोनों पार्टीज ने क्या किया? कंसेंट दिया कि हाँ ठीक है, हम इसको लेके आगे अपील फाइल नहीं करेंगे। अगर आपने कंसेंट दे दिया ना भाई, फिर तो अपील नहीं होगा। बट विदाउट द कंसेंट ऑफ पार्टीज, ठीक है, एक वर्ड है आई थिंक मिस कर रहा हूँ थोड़ा सा, विदाउट कंसेंट है ठीक है, या विदाउट एनी ऑब्जेक्शन ऑफ पार्टी, फिर बाद में आप कंसेंट देने के बाद बोल रहे नहीं जाएंगे, हम इस ऑर्डर को फाइनल मान रहे हैं, तो अपील फाइल नहीं होगा। बट हाँ, उस समय अगर नहीं कंसेंट दिया आपने तो बाद में जाके आप अपील फाइल कर सकते हो 45 दिन में एनसीएलटी के पास। सर एनसीएलटी के साथ भी खुश नहीं हुए तो, एनसीएलटी पास भी खुश नहीं हुए तो, अपीलेट ट्रिब्यूनल खुश नहीं हुए तो हाईकोर्ट नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, याद रखना सुप्रीम कोर्ट। सर कितने दिन में? 60 डेज में। कितने दिन में? 60 डेज में, प्लस 60 डेज भी और मिल सकता है, ठीक है। इफ सुप्रीम कोर्ट अलाउ, मतलब जिसके पास जा रहे हो वो अलाउ करे, जिसके पास जा रहे हो वो अलाउ करे कि आप एक्सीड 60 डेज पर और ला सकते हो। सर दूसरा चीज, जिनके पास ये ऑर्डर लेके जा रहे हो, अपील लेके जा रहे हो, उनको अपना अपील कितने दिन में डिस्पोज ऑफ करना है? 3 मंथ्स। हर जगह लिमिट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मंथ्स में करना है। सर 3 मंथ्स ज्यादा लग गया तो 90 डेज का ग्रांट और मिल सकता है, मतलब 3 मंथ्स प्लस 90 डेज। बट ये 90 डेज का जो ग्रांट है ना, वो एनसीएलटी या एनसीएलटी को इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है, रिकॉर्ड करना पड़ेगा रीजन। तो सब सिंपल सुनो, समझो।
सर सबसे बड़ा रेक्टिफिकेशन, हाईली इंपॉर्टेंट, लेटेस्ट आरटीपी क्वेश्चन रेक्टिफिकेशन, यस अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, गलत दिख रहा है सामने से तो 2 साल के अंदर आप विद इन द 2 ईयर्स आप रेक्टिफाई कर सकते हो। रेक्टिफाई करने के बाद पार्टीज को भेज दो। अगर कोई पार्टी एग्रीव है, नहीं बजा रहा है, ऑर्डर पे नहीं पसंद है उसको, तो एनसीएलटी से एनसीएलटी के पास जा सकती है, आप देख रहे हो, ठीक है। फिर एनसीएलटी से कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट। इतना तो पता है कि एनसीएलटी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं है। डेज क्या है, एनसीएलटी से एनसीएलटी प्लस 45+45, एनसीएलटी से सुप्रीम कोर्ट पे 60+60। अब इन जो भी पार्टीज के पास ऑर्डर किया उनको डिस्पोज ऑफ करना है 3 मंथ्स में, प्लस 90 डेज का और एक्सटेंशन पीरियड मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 6-7 चैप्टर आपसे डिस्कस किया स्पीड वे में, आपके सामने सब कुछ है। ये फाइल मैं अपने एप्लीकेशन पे डाल दूंगा, तो सब लिंक आप जाओ, वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, जो भी आपको स्टोर सेक्शन में चाहिए, ठीक है। डिस्काउंट एंड ऑल चल रहा है, चैट बॉक्स है, आप अपना डिस्कशन कर सकते हो। हमारी टीम के साथ 2-3 मेंबर्स लगे रहते हैं अपना वहाँ पे, तो आप उनके डिस्कस कर सकते हो, कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग विद द मटेरियल तो वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। हो सके मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगा, 3-4 चैप्टर और बनाऊंगा। तो अच्छा लगा तो ठीक है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। एंड बहुत जल्दी हम 5K होने वाले, 5K यूट्यूब फैमिली मेंबर होने वाले, तो काफ़ी खुशी हो रहा है मेरे को। तो आप भी थोड़ा सा इस खुशी में भागीदारी निभाओ, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा के जाना। सर 35 मिनट का वीडियो है, 5-6 मिनट साइड कर दो, तो 30 मिनट मैंने वो 6-7 चैप्टर लिमिट करवाया, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था मेरे लिए भी, आपके लिए भी, ठीक है। ऑल द बेस्ट।